हम फिर आ गए तेनालीराम की कहानियों का पार्ट 4 लेके। तो आइए पहले तेनालीराम का परिचय देखते हैं और फिर कहानियां। आज हम देखेंगे तेनालीराम की कहानी जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तेनालीराम को उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। बच्चों को सबसे पहले उनके बारे में बता देना चाहिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं तेनालीराम कौन थे और किस कारण से वो प्रसिद्ध हैं। तेनालीराम कृष्ण दक्षिण भारत के एक महान कवि, विद्वान, विचारक और विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में विशेष सलाहकार थे। वो राजा को न केवल राज्य चलाने के लिए बेहतरीन सलाह देते थे, बल्कि अपनी चतुरता के कारण राज्य की किसी भी समस्या का समाधान करने की योग्यता रखते थे। उनकी तेज बुद्धि के कई किस्से और कहानियां हमारे देश में प्रसिद्ध हैं। तेनालीराम की कहानियां बहुत ही लोकप्रिय हैं। कहानियां जो उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी को दर्शाती हैं। आज हम तेनालीराम की 4 अनोखी कहानियां देखेंगे। पहली कहानी, बाबापुर की रामलीला। तेनालीराम हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से सबका मन जीतने के लिए जाने जाते थे। आए दिन राज्य पर आई किसी न किसी समस्या को सुलझाने के लिए वे अपना दिमाग लगाया करते थे। इसी तरह जब एक बार दशहरा पर नाटक मंडली विजयनगर नहीं पहुंच पाई, तो तेनाली ने क्या किया, आइए जानते हैं। काशी की एक नाटक मंडली हमेशा दशहरे से पहले विजयनगर आया करती थी। यह नाटक मंडली विजयनगर में रामलीला किया करती थी और नगर वासियों का मनोरंजन किया करती थी। यह एक तरह से विजयनगर की संस्कृति थी और ऐसा हर साल हुआ करता था। लेकिन एक साल ऐसा आया जब काशी नाटक मंडली के कई सदस्य बीमार पड़ गए और उन्होंने कह दिया कि वो विजयनगर नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय और सारी प्रजा बहुत उदास हो गई। दशहरे को अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे और ऐसे में किसी और नाटक मंडली को बुलाकर रामलीला का आयोजन करवाना बहुत मुश्किल था। दरबार के मंत्रियों और राजगुरु ने आसपास के गांव की नाटक मंडली को बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी आ पाना बहुत मुश्किल था। सबको निराश देख तेनालीराम ने कहा, मैं एक नाटक मंडली को जानता हूं। मुझे यकीन है कि वो विजयनगर में रामलीला करने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। तेनाली की यह बात सुनकर सब खुश हो गए। इसके साथ ही राजा ने तेनाली को मंडली बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी और तेनाली ने भी रामलीला की तैयारी करना शुरू कर दी। विजयनगर को नवरात्र के लिए सजाया गया और रामलीला मैदान की साफ सफाई करवाकर वहां बड़ा सा मंच बनवाया गया। उसी के साथ मैदान पर बड़ा सा मेला भी लगवाया गया। जब नगर में रामलीला होने की खबर फैली, तो सारी जनता रामलीला देखने के लिए उत्सुक हो गई। रामलीला वाले दिन सभी लोग रामलीला देखने के लिए मैदान में इकट्ठे हो गए। वहीं महाराज कृष्णदेव राय, सभी मंत्रीगण और सभा के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। सभी ने रामलीला का खूब मजा उठाया। जब नाटक खत्म हो गया, तो सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। खासकर नाटक मंडली में मौजूद बच्चों की कलाकारी सभी को बहुत पसंद आई थी। महाराज सभी से इतना खुश थे कि उन्होंने पूरी नाटक मंडली को महल में खाना खाने का न्योता दे दिया। जब पूरी मंडली महल आई, तो सभी ने महाराज, तेनाली और अन्य मंत्रीगण के साथ भोजन किया। इस दौरान महाराज ने तेनालीराम से पूछा कि उन्हें इतनी अच्छी मंडली कहां से मिली। इस पर तेनाली ने उत्तर दिया, ये मंडली बाबापुर से आई है महाराज। बाबापुर? इस जगह का नाम तो हमने कभी नहीं सुना। कहाँ है ये? महाराज ने आश्चर्य से पूछा। यहीं विजयनगर के पास ही है महाराज। तेनाली की यह बात सुनकर मंडली के सदस्य मुस्कुराने लगे। इस पर महाराज ने उनसे मुस्कुराने की वजह पूछी, तो मंडली का एक बच्चा बोला, महाराज, हम विजयनगर के ही रहने वाले हैं। इस मंडली को तेनाली बाबा ने तैयार करवाया है और इसलिए हमारा नाम बाबापुर की मंडली है। बच्चे की यह बात सुनकर महाराज सहित सभी लोग ठहाके लगाने लगे। कहानी से सीख। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे दूर न किया जा सके। बस
इसके लिए संयम और बुद्धिमानी से काम लेने की जरूरत होती है, जैसे इस कहानी में तेनालीराम ने किया। दूसरी कहानी, झगड़ालू चमेली की कहानी। चाननपुर नामक गांव में चमेली नाम की एक महिला रहती थी, जिसके पति का नाम माधो था। चमेली अपने पति से खूब लड़ती झगड़ती और उस पर अपना रौब झाड़ती थी। दोनों की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम चांदकुमारी था। चांदकुमारी देखने में बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर व योग्य होने के बावजूद भी कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। इसका एकमात्र कारण थी चांदकुमारी की मां चमेली। गांव में हर कोई चमेली के झगड़ालू व्यवहार के बारे में जानता था। वहीं तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी के कारण बेहद प्रसिद्ध थे। उनकी इस प्रसिद्धि के कारण कई लोग उनसे जलते भी थे। एक दिन ऐसे ही ईर्ष्या करने वाले लोगों में से एक व्यक्ति उनके घर आया। वह तेनाली से कहने लगा कि चाननपुर गांव में चांदकुमारी नाम की बहुत ही रूपवती लड़की रहती है। वह उस सुंदर कन्या का रिश्ता तेनालीराम के भाई के लिए लेकर आया है। वह आदमी चाहता था कि विवाह पश्चात चांदकुमारी भी अपनी मां की तरह अपने पति पर रौब झाड़े और उसे डराकर रखे। यह सोच मन में लिए ही वह तेनाली के यहाँ आया था, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि तेनालीराम का कोई भाई था ही नहीं। तेनालीराम को उस आदमी की खराब नियत का पता शुरू में ही लग चुका था, क्योंकि वे भी चमेली के झगड़ालू आदत के बारे में पहले से ही जानते थे। तेनाली ठहरा अति बुद्धिमान। उसने नाटक करते हुए लड़की के बारे में और जानकारी ली, अंत में रिश्ते के लिए हामी भरी और उस आदमी को चाय पानी पिलाकर विदा किया। अब परेशानी यह थी कि विवाह के लिए तेनालीराम को एक भाई की आवश्यकता थी, क्योंकि वह विवाह के लिए हाँ कर चुका था। उसकी तलाश में तेनाली दूसरे गांव की ओर चल पड़े। वह युवक की तलाश कर ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक परेशान युवक मिला। जब तेनालीराम ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं काम की तलाश में हूं। क्या आपके पास मेरे लिए कोई भी काम होगा? तेनाली ने उसे काम देने का वादा किया और कहा, इसके बदले में तुम्हें मेरी इच्छानुसार विवाह करना होगा। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि जिस लड़की से मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूं, वह बहुत ही सुंदर व योग्य है। यह सुनकर वह युवक खुश हो गया। इधर चांदकुमारी के घर भी विवाह के प्रस्ताव को सुनकर सभी लोग खुश थे। जल्दी से पंडित को बुलाकर विवाह की तारीख पक्की की गई और तैयारियां शुरू हो गई। बड़ी धूमधाम से चांदकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। विदाई का समय आया तो चांदकुमारी की मां चमेली ने अपनी पुत्री के कान में कहा, बेटी, मैं तुम्हारे पिता को रोज डरा धमकाकर अपने नियंत्रण में रखती हूं। अगर तुम भी शुरुआत से ही अपने पति पर रौब झाड़ोगी तो तुम्हारा पति भी तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। चांदकुमारी ने अपनी मां की बात को ध्यान से सुना और उनकी बात मान ली। चमेली ने अपने पति माधो को भी कहा कि वह भी थोड़े दिन अपनी पुत्री के यहाँ हो आए। धीरे धीरे समय बीता और चांदकुमारी को यह एहसास हुआ कि उसके पति व तेनालीराम बहुत ही अड़ियल व रूखे स्वभाव के हैं, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी बात पर हर रोज अपने पति से लड़ ही लेती थी और अपने गुस्से का प्रदर्शन भी कर देती थी। इधर माधो भी वहीं रह रहा था, तो तेनालीराम ने उसे दूध, घी, बादाम आदि पौष्टिक भोजन खूब खिलाया और कुछ ही महीनों में उसे तगड़ा बना दिया। जब वह अपने घर चाननपुर लौटने लगा तो तेनालीराम ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया, देखो मित्र, मैं जानता हूं कि इतने वर्षों में तुमने बहुत कुछ सहा है। अगर तुम शुरुआत से ही अपनी पत्नी से डरने के बजाय उसके बातों और गुस्से का उल्टा जवाब देते और उसे समझाते तो आज यह नौबत नहीं आती है। इसलिए अब वक्त आ गया है जब तुम्हें हिम्मत दिखाकर अपनी पत्नी के गुस्सैल स्वभाव को ठीक करना होगा। अब तुम्हें खुद पता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। माधो तेनालीराम की बात समझ गया। उसने उन्हें शुक्रिया कहा और अपने घर की ओर रवाना हुआ। जब वह घर पहुंचा तो चमेली उसे देखकर बेहद खुश हुई। उसने अपने पति का खूब आदर सत्कार तो किया, लेकिन फिर वह उस पर रौब झाड़ने के बहाने ढूंढने लगी।
ऐसा सोचते हुए वह जैसे ही अपने पति पर चिल्लाने के लिए आगे बढ़ी कि इतने में उसके पति ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। वह उस पर खूब गुस्सा करने लगा। उसकी बातें सुनकर सारे पड़ोसी वहां आ गए। सबने माधो को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन माधो का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इतनी बातें सुनकर चमेली को सबक मिल चुका था। उसकी आंखें भर आई थी। उसे पता चल गया था कि जब कोई किसी को बुरा बोलता है या उसका सम्मान नहीं करता तो कितना दुख होता है। थोड़ी देर में माधो का गुस्सा भी शांत हो गया और उसने चमेली से माफी मांगी और कहा कि उसने यह सब सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए किया था। अब चमेली भी पूरी तरह बदल गई थी और उसने भी अपने बुरे बर्ताव के लिए माधो से माफी मांगी। ये सब होने के बाद उसने अपनी पुत्री चांदकुमारी को भी समझा दिया था कि वह भी अपने पति की कही बातों को माने और उससे लड़ाई झगड़ा न करे। साथ ही उसने अपनी बेटी को यह भी कहा कि किसी भी रिश्ते में स्नेह और सम्मान होना बहुत जरूरी है। अपनी मां से यह सब सुनने के बाद चांदकुमारी भी अपने पति के साथ आदर सम्मान और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों व प्रियजनों को कम नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उनके साथ प्रेम व विश्वास से अपना जीवन खुशी खुशी बिताना चाहिए। किसी भी रिश्ते में आपसी समझ और मान सम्मान बहुत जरूरी होता है। तीसरी कहानी, कौवों की गिनती। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से महाराज कृष्णदेव अच्छी तरह से परिचित थे। इसलिए महाराज कई बार तेनालीराम से ऐसे सवाल पूछ लेते थे जिसका जवाब देना मुश्किल होता था। कोई और होता तो महाराज के सवाल सुनकर अपना सिर पकड़ लेता, लेकिन तेनालीराम के पास तो जैसे हर मर्ज की दवा थी और हार मानना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली, क्या तुम बता सकते हो हमारे राज्य में कौवों की कुल संख्या कितनी होगी? महाराज का सवाल सुनने के कुछ देर बाद तेनालीराम ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह बता सकता है कि राज्य में कुल कितने कौवे हैं। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज ने कहा, एक बार फिर से सोच लो तेनाली, तुम्हें कौवों की सटीक संख्या बतानी है। महाराज जानते थे कि कौवों की सटीक संख्या बताना मुश्किल है, फिर भी वह जानना चाहते थे कि आखिर तेनाली कैसे पूरे राज्यों के कौवों की संख्या का पता लगाएगा। तेनालीराम ने एक बार फिर पूरे विश्वास से कहा, महाराज, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपको राज्य के कुल कौवों की संख्या जरूर बताऊंगा। महाराज को लगा कि तेनालीराम जरूर उनका मूर्ख बनाना चाहता है। महाराज ने तेनालीराम से कहा कि अगर वह ठीक 1 सप्ताह बाद उन्हें राज्य के कौवों की संख्या नहीं बता पाया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने दोबारा विश्वास से कहा, निश्चिंत रहिए महाराज, आपको आपके प्रश्न का सटीक उत्तर अगले हफ्ते तक मिल जाएगा। इसके बाद महाराज से अनुमति लेकर तेनालीराम चले गए। ठीक 1 सप्ताह बाद तेनालीराम महाराज के समक्ष पहुंचे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने हमारे राज्य के कुल कौवों की संख्या पता कर ली है। हमारे राज्य में कुल 2,20,021 कौवे हैं। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज हैरान हो गए और कहने लगे कि क्या सच में उनके राज्य में कौवों की संख्या इतनी है? महाराज को आश्चर्यचकित देखकर तेनालीराम ने कहा, महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और से गिनवा सकते हैं। महाराज ने कहा, अगर कौवों की गिनती कम ज्यादा हुई तो क्या तुम मृत्युदंड के लिए तैयार हो? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य में कौवों की संख्या 2,20,021 ही है। अगर इनमें से कुछ कम ज्यादा हुआ तो जरूर कुछ कौवे राज्य से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे या फिर कुछ कौवे राज्य में अपने रिश्तेदार कौवों के पास आए होंगे। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज दंग रह गए। महाराज को उनके सवाल का सटीक जवाब मिल चुका था और वह तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। कहानी की सीख। इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं होता। अगर बुद्धिमत्ता व सूझबूझ से काम लिया जाए तो जटिल से जटिल समस्या व सवालों का हल निकाला जा सकता है।
चौथी कहानी, लाल मोर की कहानी। विजयनगर राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय, जिन्हें पशु पक्षियों के साथ साथ अद्भुत और अनोखी चीजों का भी बहुत शौक था। यही कारण था कि मंत्रियों से लेकर दरबारी हमेशा अनोखी चीजों की खोज में लगे रहते थे। वे उन अनोखी चीजों को देकर न सिर्फ महाराज को खुश करना चाहते थे, बल्कि उनसे उपहार और पैसे ऐंठना भी उनका मकसद था। एक बार की बात है, महाराज का एक दरबारी उनको खुश करने के लिए एक अनोखा लाल रंग का मोर रंगाई करने वाले से रंगवा कर लेकर आया। वह दरबारी उसे सीधे महाराज के पास ले आया और बोला, महाराज, मैंने यह अनोखा मोर मध्य प्रदेश के घने जंगलों से मंगवाया है। महाराज ने भी उस मोर को देखा और वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोला, लाल मोर, यह तो सच में बहुत अद्भुत है और यह शायद ही कहीं मिल पाएगा। इसे मैं अपने बगीचे में बहुत ही सावधानी पूर्वक रखवाऊंगा। अच्छा, अब यह बताओ कि इसे मंगाने में तुम्हारे कितने पैसे खर्च हुए? दरबारी अपनी बढ़ाई सुनकर काफी खुश हुआ और बोला, महाराज, आपके लिए यह अनोखा मोर ढूंढने के लिए मैंने अपने 2 सेवकों को लगाया था। वो दोनों पूरे देश की यात्रा पर निकले हुए थे। कई सालों तक इस अद्भुत चीज को ढूंढते रहे। सालों की खोज के बाद अब जाकर इन्हें यह लाल रंग का मोर मिला है। इन सब में मेरे करीब 25,000 रुपए खर्च हुए हैं। यह सुनने के बाद राजा ने तुरंत कहा, दरबारी को 25,000 रुपए दे दिए जाएं। इसके साथ ही राजा ने यह भी कहा कि यह तो वो रुपए हैं जो आपने खर्च किए हैं। इसके अलावा 1 हफ्ते बाद आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। यह सुनकर दरबारी खुश हो गया और तेनाली की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी इस मुस्कुराहट से तेनाली सारी बात समझ गया, लेकिन उसने मौके को देखकर चुप रहना ही सही समझा। तेनाली यह भी जानता था कि लाल रंग का मोर कहीं भी नहीं पाया जाता है। वो समझ चुका था कि यह दरबारी की कोई चाल है। उसके अगले ही दिन तेनाली ने उस रंगाई करने वाले व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिसने मोर को लाल रंग से रंगा था। तेनाली उसके पास 4 और मोर लेकर गया और उसे रंगवाकर दरबार में ले आया। उसने दरबार में कहा, महाराज, हमारे दरबारी दोस्त 25,000 में बस एक ही मोर लेकर आए थे, लेकिन मैं 50,000 में उससे भी सुंदर 4 मोर लेकर आया हूँ। राजा उन मोर को देखकर आकर्षित हो गए, क्योंकि वो मोर सच में काफी सुंदर और सुर्ख लाल थे। इसके बाद राजा ने तेनाली को 50,000 रुपए देने का आदेश दिया। यह सुनते ही तेनाली ने दरबार में बैठे एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस इनाम का हकदार मैं नहीं बल्कि यह कलाकार है। इसी कलाकार ने नीले मोर को लाल रंग में बदला है। यह किसी भी चीज के रंग को बदल सकता है, इसमें यह कला है। यह सुनते ही महाराज सब कुछ समझ गए कि दरबारी ने उन्हें ठगने की कोशिश की है। राजा ने तुरंत दरबारी को दिए गए 25,000 लौटाने का आदेश दिया और साथ ही 5,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही उसने कलाकार को पुरस्कार भी दिया। कहानी से सीख। साथियों, देखा जाए तो इस कहानी में 2 सीख है। पहली कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरी बात कि कभी भी किसी खूबसूरत चीज को देख जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए।